हेलो हेलो। मेरा नाम मुकेश है और आज इस प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको स्टेज स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा। तो स्टेज स्पीकिंग के बारे में बताने जा रहा हूं आपको। तो वो मैं कह रहा था कि एक मिनट। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूं स्टेज स्पीकिंग क्या है। अभी जैसे इसमें स्टेज स्पीकिंग एक कला है और इसमें स्टेज स्पीकिंग जो है वो स्टेज पे की जाती है। स्टेज स्पीकिंग करने के लिए हमें कई सारी स्किल की आवश्यकता होती है। तो इसमें दे रखा है जैसे कि 10 टिप्स दे रखी है स्टेज स्पीकिंग की। तो मैं आपको 10 पढ़ के सुनाऊंगा। तो लगे स्टार्ट करते हैं। पहली टिप दे रखी है इसमें, स्टेज स्पीकिंग के लिए नर्वसनेस को दूर करना जरूरी है। इसमें दे रखा ये आगे। तो ये 10 कुछ टिप्स हैं जो इसमें कुछ कटी हुई हैं। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि आपने मुझे आगे मौका दिया आने का, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के साथ यही घटना होती है जब वो स्टेज पे पहली बार जाता है। फर्स्ट टाइम जाते हैं स्टेज पे तो नर्वसनेस भी होती है, फियर भी होता है, बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं स्टेज के ऊपर। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो जितने भी लोग सामने बैठे होते हैं वो सभी देख रहे होते हैं अपनी तरफ कि पता नहीं क्या बोलेगा, क्या ये बताना चाहेगा। मतलब इस तरीके से लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें अंदर ऑटोमेटिकली एक फियर जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। अब वो फियर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो पहले ही नर्वस था और ज्यादा नर्वस हो जाता है, अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता। इस रीजन से या तो वो फर्स्ट टाइम एक इवेंट को सही तरीके से मैनेज कर लेता, नहीं कर पाता तो वो उस फियर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता, फिर से वो स्टेज पे जाने का प्रयास ही नहीं कर पाता। यह चीजें सभी के साथ में होती है। जिस तरीके से आपको मैंने दिखाया, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी यही हुआ था। आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आज के वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टेज स्पीकिंग, सबसे पहले इस नीचे कमेंट करके लाइव के अंदर बताइए, स्टेज स्पीकिंग कितने लोगों को लगता है कि एक आर्ट है? कितने पर्संस को लगता है? क्विकली बताइए कि स्टेज स्पीकिंग एक आर्ट है। आपके कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। तो आर्ट है स्टेज स्पीकिंग। देखिए, स्टेज जो स्पीकिंग है वो आर्ट नहीं है। स्पीकिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन स्टेज पे स्पीकिंग, जो स्टेज पे स्पीकिंग की जाती है वो आर्ट से ज्यादा प्रैक्टिस होती है। हाँ, आर्ट उसे कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेज स्पीकिंग कोई आर्ट नहीं है, प्रैक्टिस है। जिसकी प्रैक्टिस है, जो इंप्रूवमेंट ला रहा है, वो स्टेज पे एक अच्छे तरीके से स्पीच कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है। हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस है। स्टेज स्पीकिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है। आर्ट इसे कहा जा सकता है, कला है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, एंड ऑफ क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें एक आर्ट है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस के ये सब पॉसिबल नहीं है। जैसे आपको मैंने दिखाया, ठीक ऐसा आज हुआ था मेरे साथ में, काफी समय पहले की बात है जो मैंने आपको ये पीछे दिखाया। इस तरीके की सिचुएशन फर्स्ट टाइम पे जब कोई स्टेज पे जाता है सभी के साथ में होती है। बहरहाल आज से ठीक काफी समय पहले, लगभग 5-6 साल पहले की बात है, पहला इवेंट था। उस समय साथियों फर्स्ट टाइम मैं भी पूरा कॉन्फिडेंट था इवेंट को लेकर। बहुत सारी कॉलिंग की, सभी को कॉल कर दिया। लोगों ने कहा यार आज पहली बार नाम सुना, ऐसा कौन सा स्पीकर है जिसको हमने कभी सुना ही नहीं, पहली बार नाम सुना है, मुकेश सर आ रहे हैं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। काफी लोगों ने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया कि यार हम नाम ही नहीं जानते, इनको जानते ही नहीं, सुना ही नहीं कभी। हमारे अकॉर्डिंग उस टाइम में बहुत लोग आने वाले थे, तो प्रिपरेशन भी वैसी थी, वैसी प्रिपरेशन की, वैसी तैयारी की, सब कुछ किया। इवेंट में मैं पहुंचा, उस समय सामने जब देखा कितने लोग होंगे, सोच के देखो,
बहुत सारी कॉल की गई, बहुत सारी अल्टीमेटली कॉल्स की गई थी। कितने लोग सामने आए होंगे इवेंट के अंदर। फर्स्ट इवेंट था, 2 लोग आए थे फर्स्ट इवेंट में, तो ओनली फॉर 2 पर्सन सामने बैठे थे। लेकिन मैं पहले तो खुश हो गया, उनका इतनी कॉल की, फिर भी 2 ही लोग आए, चलो कोई बात नहीं, हम 2 के साथ स्टार्टिंग करेंगे, 2 को इवेंट में एम्पावर करेंगे, इंस्पायर करेंगे, इनकी लाइफ को चेंज करेंगे। 2 ही लोग हैं, मैं इजीली बोल सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब 2 के सामने गया, फर्स्ट टाइम था, हालांकि वो जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं जानते थे कि ये हमें क्या बताएंगे, ये किस तरीके से स्पीकिंग करने वाले हैं, इनके माइंड के अंदर क्या है, क्या ये बताएंगे। जिस प्रकार फर्स्ट टाइम जब कोई भी आगे जाता है, तो जिस तरीके से लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लोग घूर रहे होते हैं, मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कहा यार 2 ही लोग सामने, यहां तो मैं बोल सकता था, लेकिन ये ऐसे क्यों देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम था, मुझे भी नहीं पता था ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे। लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंटली होके आया था, मैंने फुल प्रिपरेशन की थी। एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि रट्टा ही मार रखा था, यानी कि तैयारी फुल, प्रिपरेशन फुल थी। लगभग सोच के रखा था कि इवेंट चलेगा 2 से 3 घंटे, 4 घंटे करने वाले हम। 2 लोग थे, लेकिन फिर भी हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो देख रहे थे, पैर कांपने लगे। यानी फियर होता नहीं है, इंसान कॉन्फिडेंटली जाता है स्टेज पे, कोई ऐसे तो जाएगा नहीं, कॉन्फिडेंटली होके जाएगा, पूरी तरीके से खुद को मोटिवेट करके जाता है, एम्पावर करके जाता है। लेकिन जब सामने जाता है, लोग घूरना स्टार्ट कर देते हैं, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर, ये कहां से आया है, कौन से देश से आया है, एलियन है क्या, कौन से सिटी से आया है, कहां से आ गया, जैसे पहली बार कभी हमने देखा ही नहीं इसको। इस तरीके से करते हैं, जिस तरीके से फियर ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है अंदर। हालांकि वो स्टेज पे आने से पहले उसके अंदर फियर नहीं होता है, स्टेज पे जाने के बाद फियर क्रिएट होता है। लोग इस तरीके से देख रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो फियर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, पैर कांपने लग गए, हाथ कांपने लग गए, जिस तरीके से इस वीडियो में कांप रहे थे। पहले भी ऐसा ही हुआ था, उस टाइम पहला इवेंट था, और उस समय मैंने जैसे तैसे करके स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, इवेंट को करना है। स्टार्टिंग की, जो 4 घंटे में इवेंट खत्म होना था, वो लगभग 10 मिनट में खत्म हो गया, 10 से 12 मिनट में। हालांकि उस टाइम एक माइंड के अंदर एक ही थॉट था कि ये तो पहला प्रयास था, प्रैक्टिस करनी होगी इसके ऊपर। वहां से सीखने को, वहां से लर्निंग बहुत सारी मिली। पहली चीज कि स्टेज स्पीकिंग विदाउट प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है, इसमें प्रैक्टिस मोस्ट है। फिर मैंने क्या किया, फिर साथियों रियलिटीड है एक कमरा, जहां पे मैं जिस तरीके से आज, जिस तरीके से मुझे आप सुन रहे, स्टूडियो के अंदर सुन रहे, जिस तरीके से मैं आपके साथ आपको स्पीकिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूं, यहीं पे ये कमरा पीछे इसमें स्टैब्लिश था, जिसमें आज तो कई सारे ऑफिसेस है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक जो स्टूडियो है, इस पे यहाँ पे पहले कुछ नहीं था। ये कमरा हुआ करता था, जिसको मैंने चारों तरफ से, इधर से उधर से, चारों तरफ से बंद कर दिया। मॉर्निंग में आता, कभी कभी नाइट में, कभी मॉर्निंग में, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें स्टेज स्पीकिंग की प्रैक्टिस ना की हो। खुद को इमेजिन करता कि सामने लाखों लोग बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, स्पीच दे रहा हूं, सामने काफी लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। इमेजिन करो, इमेजिनेशन के अंदर जा करके ये चीज इमेजिन करना स्टार्ट की। फिर भी सेकंड इवेंट जब हुआ, सेकंड इवेंट में आई कांटेक्ट नहीं बन पाया। जिस प्रकार इसमें आपने देखा, इसमें मैंने सारी अपनी रियलिटी दिखाने की कोशिश की आपको। सेकंड के अंदर आई कांटेक्ट नहीं बन पाया। अब आई कांटेक्ट नहीं बन पाया तो आपको पता है, जो लोग इवेंट में आए थे वो छोड़ के चले गए बीच में। जो बता रहा है वो कम से कम हमें आंखें से आंखें मिला के तो बताए, वो बताइए आई कांटेक्ट सही नहीं है, तो वो लोग इवेंट के बीच में से चले गए। उस समय मुझे सबसे ज्यादा ठेस पहुंची। उसके बाद में मैंने प्रैक्टिस को स्पीड से बढ़ाया, कई तरीके की प्रैक्टिस की, कई तरीके से स्पीड से इंप्रूवमेंट की। उसके बाद में कई तरीके के पावरफुल रिजल्ट्स भी लिए। तो यदि आपको स्पीकर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है, आया आप स्पीकिंग में जाना चाहते हैं, तो पहले नीचे लिख देना। आज जहां पे भी आप मुझे सुन रहे, एनीथिंग, जिस ऐप पे, जिस सॉफ्टवेयर पे, जहां पे भी आप मुझे सुन पा रहे, वहां पे नीचे लिख दो। पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि मैं स्पीकर बनना चाहता हूं, मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूं, लोगों को एम्पावर करना चाहता हूं, इंस्पायर करना चाहता हूं। नीचे लिख दो कमेंट में। कुछ चीजें कॉन्फिडेंटली करनी पड़ती है, विदाउट किए हुए कुछ भी नहीं मिलने वाला, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन ही मोस्ट है। तो स्टेज स्पीकिंग के अंदर पहला जो टॉपिक है, पहली जो चीज है, वो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कंटेंट डिसाइड करना होगा।
कंटेंट कैसा होना चाहिए, सेल्फ एक्सपीरियंस से आज का वेबिनार हमारा चल रहा है। तो कंटेंट के लिए देखिए साथियों, आप इवेंट किस टाइप का कर रहे हैं, लोग किस टाइप के हैं, वो चीजें आपके कंटेंट पे मैटर करती है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, देखिए आप कितने अच्छे स्पीकर क्यों ना हो, आप कितनी अच्छी नॉलेज लोगों को प्रोवाइड क्यों ना करवा रहे हो, अगर आपका कंटेंट लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे। सपोज इट, आप एक ऐसी जगह पे इवेंट कर रहे हो, आप एक गांव में इवेंट कर रहे हो जहां पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, तो वहां पे एक इंग्लिश टीचर या कोई भी स्पीकर पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड वहां पे जाता है और वहां पे स्पीकिंग करता है, वहां पे लोगों को एम्पावर करना चाहता है इंग्लिश के अंदर। वो फर्स्ट टाइम लोगों को इंग्लिश के अंदर स्पीकिंग दे रहा है, बता रहा है माई सेल्फ, ये वो सब। क्या करेंगे लोग? सुनेंगे या तो हंसेंगे या फिर छोड़ के भाग जाएंगे बीच में। ऐसी चीजें होती है, मेरे साथ भी हुआ था। एक टाइम मेरा ऐसा भी था जिस टाइम मेरा एक पंजाब के अंदर लाइव इवेंट था, सेमिनार था। अब पंजाब के लोग, पंजाबी जो लैंग्वेज है उनके लिए बहुत अच्छी सूटेबल है, इंटरेस्टिंग भी है। तो पंजाबी लैंग्वेज के अंदर वहां पे सभी को अच्छी लगती है, सभी जानते हैं। और हिंदी लैंग्वेज में इवेंट को उन वहां के जो लोग थे उनके लिए समझ पाना हालांकि सूटेबल था, लेकिन जितना सूटेबल पंजाबी के अंदर था, पंजाबी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट वो बातचीत करते, तो वो उनका इंटरेस्ट उसमें था। अब हिंदी लैंग्वेज में किया जाएगा, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुन पाएंगे। तो ये चीजें होती है। फिर मैंने वहां पे किसी ना किसी तरीके से पंजाबी लैंग्वेज में उसको स्टार्ट किया, फिर उसको रीमिक्स किया, कुछ हिंदी लैंग्वेज में किया, जैसे तैसे करके इवेंट को पंजाबी और हिंदी के कैलकुलेटिंग करके इवेंट किया और काफी अच्छा इवेंट हुआ। यानी कि जैसे लोग, जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग वैसे आप, ये तो करना पड़ेगा। स्पीकिंग का एक रूल है, जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग है वैसे आपको बनना पड़ेगा। यानी जैसे लोग आपके सामने बैठे, स्पीकिंग वैसी होनी चाहिए। ओल्ड एज के लोग बैठे हुए सामने, आप बात करो, प्यार मोहब्बत से बाहर आना जरूरी है, वो चीजें लाइफ में जरूरी हैं, होनी चाहिए। आज की लाइफ नई है, हम आज का नया मॉडलिंग जमाना आ गया है, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, रील्स बनानी चाहिए, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक जैसी वीडियोस बनानी चाहिए। आजकल के बच्चों को गाने पे, सॉन्ग पे डांस करना चाहिए, कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय के लिए उनको गोवा जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। ओल्ड एज के सामने लोग बैठे, आप बातें कैसी कर रहे हो देखिए, वो सुनेंगे आपको। पहले तो कहेंगे कोई पत्थर लाओ, इसको मार, क्या बता रहा है। ओल्ड एज के लोग वहां पे क्या सुन सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी को सुन सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना पसंद करेंगे। तो यदि आपकी बातें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगी तो सभी सुनेंगे, प्राउड फील करेंगे। लेकिन यदि बातें ऐसी होंगी, फर्स्ट एट साइट लव, प्यार किया नहीं तो करके देखो, ऐसी बातें करेंगे तो फिर पत्थर ही पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। यानी कि बातें लोगों के अकॉर्डिंग, कंटेंट लोगों के अकॉर्डिंग, स्पीकिंग के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, अन्यथा लोग आपको नहीं सुनेंगे। चाहे आप कितनी अच्छी स्पीकिंग करते हो, आप इंग्लिश में कितने मास्टरमाइंड है, हिंदी लैंग्वेज के लोगों के बीच बैठे जिनको इंग्लिश का पता नहीं है, तो वहां पे ये चीजें नहीं चलने वाली। कंटेंट मैटर करता है। अब बात करते हैं इवेंट की स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए। इवेंट की जो स्टार्टिंग का जो वर्डिंग प्रोसेस है वो मोस्टली ध्यान रखना जरूरी है। अब आपको एक ही कंफ्यूजन आता है सभी को, इवेंट की स्टार्टिंग कहां से करें, इवेंट को एंड अप कैसे करें। तो इवेंट की स्टार्टिंग के अंदर जाते आप अपना नाम, बायोडाटा इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको लोग नहीं जानते। लेकिन अगर आपको लोग जानते हैं, वहां पे स्टार्टिंग कैसे करें। सीधे तो नहीं बोलेंगे टॉपिक, आप गए स्टेज पे तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अरे भाई है कौन तू, बताने जा रहा हूं वो तो ठीक है, कौन है तू, वो आ रही हूं, क्या बताना है वो बाद में बताना, पहले आप है कौन, कहां से आए, वो सारी चीजें बताइए। नहीं तो लोग देख रहे होते हैं ये कौन से स्पेसशिप से आया है, ये कौन से स्पेसशिप से उतरा है भाई, जो आते ही लग गया मैं ये वो सब, वो चीजें बाद की है भाई। पहले आपको इंट्रोड्यूसिंग करना है, इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में, आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है। अगर लोग जानते हैं फिर भी आप दे सकते हैं। और एंड अप जो है, इवेंट का वाइंड अप जो करते हैं, उसको
करने का तरीका, ये नहीं कि लास्ट में थैंक यू सो मच आपने मुझे बुलाया, ये नहीं, रॉन्ग। इवेंट का जो वाइंड अप है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ो, एक मार्को लगना चाहिए लोगों के ऊपर आपका, एक ट्रेडमार्क कि वाकई किसी इंसान को सुना था, कुछ यादें लोगों के दिल में रहे, कोई शायरी, कोई मोटिवेशनल क्वाइट, कोई थॉट, किसी भी तरीके का जो लोगों के अंदर इंटरेस्ट बना सकता है। ऐसे थॉट, ऐसे क्वाइट्स, ऐसी शायरी इवेंट के एंड में होनी चाहिए, और स्टार्टिंग में भी अगर आप रखें तो स्टार्टिंग में शॉर्ट अप में होनी चाहिए, एंड अप में लॉन्ग टर्म में हो सकती है। तो इवेंट की स्टार्टिंग और एंड अप इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये दो चीजें मैटर करती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लोगों को बीच में क्या बताया वो शायद भूल जाए, लेकिन एंड में आपने क्या कहा, स्टार्टिंग में आपने क्या कहा, ये जरूर याद रखेंगे। तो इसलिए स्टार्टिंग और एंड अप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कंटेंट की जहां तक हम बात कर रहे थे, कंटेंट के अंदर मोस्टली कंटेंट को सूटेबल बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। लॉन्ग कंटेंट आज के लोग नहीं सुनते, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। आप कुछ लोगों की आदत होती है इवेंट को खींचते चले जाते, लंबा खींचते रहते। बात वही है, वो कहते हैं ना, बात तो बतानी वही है, 2 लाइन्स बतानी, उन 2 लाइनों को क्यों लंबा खींचते जा रहे हो। डायरेक्ट लोगों को, आजकल के लोगों को एग्जैक्टली सही सॉल्यूशन परफेक्ट और इमीडिएटली चाहिए। आज लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जहाँ पे इवेंट 4 घंटे का है उसे 40 मिनट में या 50 मिनट में या 1 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। टाइम नहीं है हमारे इवेंट, अगर मैं इस इवेंट को चाहूँ तो इसको भी मैं 5 से 6 घंटे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसको जितना शॉर्ट अप लेके जाऊँ, ये बहुत लॉन्ग लेवल की बातें, लेकिन जितना शॉर्ट अप में बात करूँगा आप उतना इंटरेस्टिंग तरीके से और जल्दी सुन पाएंगे। लॉन्ग होगा तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खत्म भी हो जाता। लोग आजकल नहीं सुनते, समय नहीं है सभी के पास। आपको सुन रहे बीच में उनके पास में मैसेज आ जाता है, आजकल ऐसा ही है। सो मोस्टली इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इवेंट को जितना शॉर्ट अप करोगे लोग उतना इंटरेस्टेड रहेंगे, सुनेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नहीं तो फिर बीच में नींद आने लग जाएगी। कुछ लोग तो पहले ही सो जाते हैं, ये आ गया ये करेगा, लोगों को नींद आ जाती है। तो इवेंट को इंटरेस्टिंग रखना है, शॉर्ट अप रखना, जितना इवेंट को खींचने की कोशिश मत करो। अच्छी आदतें जीवन में काम करती है, तो अच्छी आदतें जीवन में काम करती हैं। अच्छी आदत, अच्छी मतलब अच्छा वर्ड कैसे बना, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये अच्छा शब्द ही कैसे बना, इतना डीप में नहीं जाना है। मतलब कि शॉर्ट अप रखना है। जितना इवेंट को शॉर्ट अप लेके चलोगे लोग उतना इंटरेस्टेड रहेंगे, उतना लोग सुनेंगे आपको। और कंटेंट सूटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शादी का माहौल है और आप वहाँ पे जो डेथ के ऊपर गाने चलाए जाते हैं, सॉन्ग चलाए जाते हैं, आप वहाँ पे वो बजा देते हैं, डीजे में वो बजा दिए जाते हैं। या फिर जहाँ पे डेथ हो जाती है किसी की, वहाँ पे जो मैरिज, जो वेडिंग्स होती है, वहाँ पे जो सॉन्ग चलाए जाते हैं वो डीजे में बजा दिए जाते हैं। कैसा होगा फिर? वो कैसा स्पीकर है, उसकी हालात कैसी होगी? वो छोड़ेंगे नहीं उसको। यानी कि जो जहाँ के लिए सूटेबल है वहीं पे वही चीज़ें होनी चाहिए। तो इवेंट को रखना भी आपको ऐसा ही है। स्टेज पे स्पीकिंग करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, लोगों को जानना भी है कि लोग किस टाइप के हैं और आपका टॉपिक किस तरीके का है, क्या उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये मोस्टली मैटर करता है। कंटेंट के अंदर कंटेंट शॉर्ट अप होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया स्पीकिंग के अंदर। और इसके अलावा जो एंड है और वो स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। साथियों, आई कॉन्टैक्ट स्टेज स्पीकिंग में बहुत मैटर करता है। मेरा सेकंड इवेंट, जिस तरीके से मैं बताऊं, इवेंट मैं कर रहा था उस समय, मतलब कि इधर से उधर चल रहा था, इधर से उधर चलता रहा समय। मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपनी स्पीकिंग कर रहा था, लेकिन मैं एक चीज उस समय भूल गया था। लोग आई कॉन्टैक्ट चाहते हैं, यानी जो बता रहा कम से कम आंखों में आंखें मिला के तो बता, वो चीज होती है। आई कॉन्टैक्ट बहुत मैटर करता है। और यही इंटरव्यूज में जो लोग फेल होते हैं वो क्यों होते हैं? उनका वहां पे वो कैसे गए, उसने चाय के कप को कैसे पकड़ा, चाय कैसे पी, वो वापस कैसे वहां से जाते हैं, वो इधर उधर मतलब कि चमक धमक देख रहे हैं, या फिर आई कॉन्टैक्ट बातचीत के अंदर रिप्लाई आई कॉन्टैक्ट के थ्रू दे रहे हैं, मिला के आंखों से आंखें मिला के रिप्लाई दे रहे हैं। वो किस तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं, वो सारी चीजें देखी जाती है। इंटरव्यूज में लोग फेल क्यों होते हैं? बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट काम नहीं करता।
एक सही तरीके का आई कांटेक्ट नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं होती, पर्सनैलिटी में जो चीजें होनी चाहिए, मतलब खाना खाने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वो सारी चीजें सही नहीं होती है। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। वहां पे देखा क्या जाता है, यही तो चीजें देखी जाती है। ये चीजें सही नहीं होती हैं और इनको सही करना बहुत जरूरी होता है। आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है इवेंट के अंदर। आप जो बता रहे हो उसमें आसपास जितने भी सामने लोग बैठे हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। आज जैसे आप मुझे इवेंट में सुन रहे हैं, मेरा आई कांटेक्ट, मैं डायरेक्ट आपसे आंखें मिला करके बात कर रहा हूं। अब मैं भी देखने यहां पे लग जाऊं तो अपने बात कर रहे थे आई कांटेक्ट के बारे में। आई कांटेक्ट कितने लोग सुनेंगे, स्पीड से सभी चले जाएंगे। आई कांटेक्ट स्टेज स्पीकिंग के अंदर बहुत मैटर करता है। आपकी आंखें सामने बैठी ऑडियंस से मिलनी चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी इसमें डिस्कनेक्टेड होता है तो इंप्रूवमेंट लेके आइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रैक्टिस मैटर करती है स्टेज स्पीकिंग में। देखिए स्टेज स्पीकिंग में प्रैक्टिस कैसे मैटर करती है। प्रैक्टिस आपने यदि 2 बार 3 बार इवेंट किया और आपका अच्छा भी हो गया और आपने छोड़ दिया 5-6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, फिर से आप स्टेज पे जाओगे और हो सकता है 3 महीने में उस समय आपका अच्छा कॉन्फिडेंस था, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा स्टेज पे। उस कॉन्फिडेंस को लाके फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए फिर से प्रयास करने पड़ेंगे आपको। कई बार बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, उनका अच्छा कॉन्फिडेंस होता है लेकिन वो बीच में 3 से 4 साल तक प्रैक्टिस नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस, वो लेवल नहीं आ पाता है। उसके लिए फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है, आपको अच्छा बनाती है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट लाती है। तो प्रैक्टिस के लिए आप छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पॉलिटिकली कुछ हो रहा है, आप जहाँ में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोल सकते हैं, कुछ शायरी बोल सकते हैं। इस तरीके की जो बातें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेंट करो। वहाँ से धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगी, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपको इंटरेस्ट बनेगा, आप कंटिन्यूसली इवेंट करना चाहेंगे धीरे धीरे। ऐसे ही नहीं पहली बार में कि 500 लोगों का इवेंट और आप आगे चले जाएंगे, फिर जिंदगी में कभी आगे नहीं आ पाओगे, क्योंकि इतना फियर होगा आपके अंदर, इतना फियर जनरेट हो जाएगा, आप कभी आगे नहीं आएंगे। तो इसलिए साथियों, पहले छोटे से शुरुआत कीजिए, छोटे से छोटे, फिर धीरे धीरे बड़े की ओर बढ़िए। ये जरूरी है। आपने दो जैसे मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग 2 लोगों से की, फिर 2 से 4-5 लोग हुए, लगभग 6-7 थे समथिंग। उसके बाद में कुछ और इवेंट्स किए, कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में। आज ऑल ओवर इंडिया हमारे कई सारे कॉर्पोरेट्स में इवेंट्स होते हैं और इवेंट सबसे बेस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस करती है। ये भी है, ये इंप्रूवमेंट आया कहाँ से? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस जरूरी है। आप घर पे करो, आप मिरर को सामने लगा सकते हो, छोटा या बड़ा मिरर सामने होगा, उसके सामने प्रैक्टिस करो, या इमेजिनेशन के साथ प्रैक्टिस करो। इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि सामने ऑडियंस बैठी है और आप इवेंट कर रहे हैं। इवेंट के अंदर कोई सामने से क्वेश्चन कर, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं, खुद माइंड से क्वेश्चन क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। मतलब कि आपके फ्रेंड्स बैठे हैं सामने, इस तरीके से करना स्टार्ट कर दो। ये चीजें प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितनी स्पीड से आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही बेस्ट इंप्रूवमेंट आएगा। अगर प्रैक्टिस हो भी जाती है आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आ गया, फिर भी 500-600 लोगों के बीच जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले 20-25 या जितना कम हो उसके उतने लोगों के बीच जाइए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, फिर भी उतने लोगों के बीच में जाना। अगर कुछ खराब भी होगा, इवेंट खराब हो गया, तो ज्यादा लोग तो नेगेटिव नहीं हो गए ना आपको लेकर, ज्यादा लोगों के अंदर तो बैड इंपैक्ट नहीं गया। 20-25 लोग तो फिर भी आपको देख के, आगे देख के हो सकता है कि वो आपको सही बताए, लेकिन ज्यादा लोगों में इंपैक्ट मत जाने दीजिए। आपको शुरुआत में 500-600 लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। 20 से 25 लोगों के बीच में जाइए। वहां पे अगर इवेंट बैड इंपैक्ट गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस के साथ में छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स कीजिए। छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स आपको कई गुना अल्टीमेटली ग्रोथ देंगे। इसके बाद में इवेंट के अंदर अगर आपके अंदर नर्वसनेस है, अगर आपके अंदर है और आपको नजर आ रही है, लोगों को दिख रहा है कि ये तो डर रहा है, इसके हाथ कांप रहे, पैर कांप रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए ब्रीथिंग भी कर सकते हैं, लंबी सांसें लेना। इवेंट स्टार्ट होने से पहले, स्टेज के ऊपर जाने के बाद भी इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा और जो फियर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आप इवेंट की स्टार्टिंग होने वाली है उससे कुछ टाइम पहले
जो माइंड को रिलैक्स करती है, जो फियर को दूर करने में, माइंड का जो फियर वो दूर हो सकता है, नर्वसनेस दूर हो सकती है। इसके लिए आपको कुछ माइंड रिलैक्सिंग सॉन्ग्स सुनने चाहिए। अगर आप माइंड रिलैक्सिंग सॉन्ग सुनते हैं, इसके अलावा स्टेज पे जाने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल पावरफुल बना रहे, इसके लिए आपको कई प्रकार के पावरफुल सॉन्ग्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, आपको अंदर से एम्पावर करते हैं। तो ये सॉन्ग्स भी बहुत मैटर करते हैं। इवेंट की स्टार्टिंग होने से पहले ये सुनिए, आपकी काफी हद तक जो नर्वसनेस है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा जो फियर है आपके अंदर, उसको दूर करने के लिए, यानी कि फियर तो बना रहेगा, कंटिन्यूसली रहेगा, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने श्रोताओं से जुड़ने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में यही नहीं कि आप गए, आपने अपना नाम बताया और आप लग गए, शुरू हो गए, आपने कंटिन्यूसली अपना काम करना शुरू कर दिया, जो आपको बताना था वो शुरू कर दिया और उसके बाद में इवेंट को खत्म कर दिया, ये चीजें हो गई। इससे लोग आपसे कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे और आपके अंदर जो फियर है वो फियर बन करके रह जाएगा। मतलब जहां पे आप रिलैक्स होकर के बात नहीं कर सकते, एक आप जल्दी जल्दी इवेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते। आप कनेक्ट लोगों को तभी कर पाओगे, मतलब कि आज लोग बनी बनाई बातें पसंद नहीं करते, आप बनावटी बातें बता करके लोगों को कनेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। लोगों को कनेक्ट करने के लिए लोगों को जानना जरूरी है। अपने जो आपको सुन रहे हैं, आपके श्रोता है, उनसे कनेक्ट होना जरूरी है। उनसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? इसके लिए आप स्टेज पे गए, स्टेज पे जाने के बाद के अंदर अगर आप उनके शहर में पहले आ चुके हैं तो अपने यादगार पल बताइए, या पहली बार आए और कुछ लोग आपको पीछे बैठे हैं या जानते हैं तो उनका आदरपूर्वक सम्मान कीजिए। इसके अलावा छोटे छोटे अपनी जिंदगी के किस्से बताइए, जो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था या कुछ आपके साथ ऐसी घटना हुई, मतलब जो आप खुद को लेकर चले, आपका कोई ऐसा किस्सा जो लोगों को हंसा सकता है। ऐसी चीजें आप करेंगे तो लोगों को आपसे कनेक्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तुरंत आपको एक फ्रेंडली मान करके आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरेस्ट बन जाएगा। जो लोग आपको घूर रहे हैं ना, जो स्टार्टिंग में कुछ टाइम आपको घूर रहे होते हैं, लेकिन जब ये इसको लगे, अरे क्या बात है यार, ये तो अपने जैसा ही रे, ये तो अपने जैसा ही है, अपना ही भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लोग भी रिलैक्स हो जाते हैं। पहले लोग भी बैठे होते हैं, ये कौन है, कहां से आया है, कहां को जाएगा, कौन है, कहां से आया है, कहां को जाएगा, लोग ऐसे बैठे होते हैं। और जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हैं और आप फिर लगे रहते हैं, लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई सो जाता है, कोई कुछ करता है, एनीथिंग। लेकिन आप पहले ही फ्रेंडली कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। आप अपना नाम बताने के बाद में कि काफी लोग मुझे जानते हैं, मैं पहली बार आया हूं, मेरी लाइफ का किस्सा बता रहा हूं, मेरी लाइफ में ये हुआ, और जो लोगों को हंसा सकता है, लोगों को फ्रेंडली कनेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी लाइफ के ऐसे किस्से हो गए, छोटी छोटी जिंदगी में इंपैक्ट हो गए, जो चीजें उनकी लाइफ से, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें मतलब आश्चर्य कर देती है लोगों को कि ऐसा भी हो सकता है, जिसमें लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं। तो ये चीजें आपके साथ में फ्रेंडली कनेक्ट कर देती है। और जब एक बार लोग आपके साथ स्टार्टिंग में फ्रेंडली कनेक्ट हो गया, आपकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड्स ही नजर आएंगे, फिर आसपास बैठे हैं वो सारे फ्रेंड्स नजर आएंगे, फैमिली के मेंबर्स नजर आएंगे। उनमें बोलने में कैसी शर्म, उनमें बोलने में कैसी नर्वसनेस, और आपकी नर्वसनेस अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि वो आप उनको हंसा देंगे, फ्रेंडली कनेक्ट कर लेंगे, ऐसी चीजें होंगी तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। और नर्वसनेस दूर हो जाती है उस टाइम जब आप सही से अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, लोग आपके साथ फ्रेंडली कनेक्ट हो जाते हैं, वहां पे बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती और इवेंट को सही तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा नर्वसनेस तो आप दूर कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जब आप इवेंट में आप जा रहे हैं, वहां पे ये नहीं कि आप गए और वहां पे बोलते टाइम आपके चेहरे पे स्माइल ही ना हो। चेहरे पे स्माइल रखनी है, बीच बीच में लेके आइए जितना उसके, क्योंकि नर्वसनेस होती है तो स्माइल चेहरे पे नहीं आ पाती है, तो चेहरे पे स्माइल रखनी है, चाहे आप बनावटी रखिए, लेकिन चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, बीच बीच में आप जोक्स को यूज कर सकते हैं। अगर नर्वसनेस को दूर करना है, फ्रेंडली कनेक्ट करना है, तो जोक्स यूज कर सकते हैं, कुछ जोक्स। लेकिन ध्यान रखिए, कोई भी जोक पॉलिटिकली नहीं होना चाहिए, कोई भी जोक अडल्ट सेक्सुअल नहीं होना चाहिए, कोई भी जोक आपका जो कंटेंट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, जिससे मतलब कि हंसा भी सकते हैं, जिसका कोई मीनिंग होना चाहिए। अब विदाउट मीनिंगलेस जोक का कोई बेनिफिट नहीं है।
हाँ, जिससे अंसाया जा सकता है, लेकिन पॉलिटिकली, सेक्सुअली, रोमांटिकली होना चाहिए, हो सकता है, लेकिन आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, रोमांटिक हो लेकिन सेक्सुअली, अडल्टिंग, पॉलिटिकली, जहाँ पे बहस क्रिएट हो जाए, डिबेट जैसा माहौल बन जाए, ऐसे ऐसे जोक्स को यूज मत करना कभी भी। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा इवेंट, जैसे कि आपको इवेंट में कुछ चीज़ें इंपैक्ट भी करती है, कुछ गलतियां भी कर देते हैं। जैसे आप इवेंट में गए, आपको 1 घंटे का इवेंट करना है, तो ये नहीं कि 10 मिनट हो गए, हाँ ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी 20 मिनट हो गए, ये 1 घंटा हो गया, धन्यवाद। ऐसा नहीं करना है कि आप टाइम 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 बीच बीच में देखते रहें। ऐसी चीज़ें मत कीजिए, ये बैड इंपैक्ट डालती है कि ये तो खुद बिजी है, तो बैड इंपैक्ट जाता है। लोग सब समझदार, आपसे ज़्यादा लोग जानते हैं, जो बैठे हैं श्रोता आपको सुन रहे हैं। अब आपके अंदर एक एटीट्यूड भी आ जाता है, जब इंसान स्टेज पे जाता है ना, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है। जो सामने बैठे ना लोग, उसको कुछ भी नहीं समझता कि ये तो कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही महान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा कुछ नहीं है। याद रखिए, जो सामने लोग बैठे ना, उनकी वजह से आज आप स्टेज पे खड़े। अगर लोग उठ के चले जाए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप स्टेज पे इसीलिए खड़े हैं क्योंकि सामने लोग बैठे हैं आपके। यदि वो लोग ना हो तो आपका स्टेज पे होने का कोई फायदा नहीं है। जब लोग सामने बैठ करके आपको सुन रहे हैं, तभी आज आप स्टेज पे हैं। इस चीज को समझिए। तो कभी भी अपने सामने बैठे लोगों को तुच्छ मत समझिए, छोटा मत समझिए, अपने आप को महान मत समझ लेना कि आप पता नहीं कहां चले गए, कौन से लेवल पे चले गए। कुछ नहीं है, वो सामने बैठकर सुन रहे हैं, तभी आज आप स्टेज पर खड़े हैं। ये चीज समझिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से स्पीकर्स को देखा है, एटीट्यूड में रहते हैं। एटीट्यूड मत आने दीजिए। ये लाइफ, आपकी लाइफ लोगों के काम आनी चाहिए, अच्छी बात है, काम कीजिए, अच्छी तरीके से लोगों की हेल्प कीजिए, लेकिन ये नहीं कि बस सब कुछ ही हम हैं। ऐसी चीजें बहुत सारे लोग करते हैं। मैं इस पे बहुत स्पेशली एटीट्यूड को लेकर के एक कंप्लीट वेबिनार बहुत जल्द बनाने वाला हूं। एटीट्यूड को लेकर के एक वेबिनार करने वाला हूं। तो एटीट्यूड आने मत दीजिए स्टेज पे। लोगों को फ्रेंडली कनेक्ट फिर कभी नहीं कर पाओगे। मतलब खुद को सब कुछ समझ करके आप इवेंट करने लग जाते हैं, सामने जितने भी लोग बैठे उनकी वजह से ही आप वहां पे खड़े हैं। इस चीज को समझिए। इसके अलावा इवेंट के अंदर आप स्टेज पे जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंपैक्ट करती है। मतलब आप कितने टाइम कहाँ पे रुकते हैं। जैसे कि इवेंट में लोग बैठे हैं और आप स्टेज पे हैं, और आप एक ही जगह पे खड़े होकर के इवेंट कर रहे हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं, वहां से ना तो इधर जाते ना उधर जाते। मूविंग जरूरी है लेकिन ज़्यादा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हुए, एक सेकंड, माइक कहाँ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माइक है मेरे हाथ में, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ अपोजिट, और फिर मैं यहाँ पे खड़े होकर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैं इवेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इवेंट करते करते मैं इवेंट यहाँ पे एक जगह पे खड़े होकर कर रहा हूँ, और एक मैं लगा हुआ हूँ, ऑडियंस को देखता जा रहा हूँ। ये बार बार रिपीटली मूविंग कर रहा हूं, रिपीटली मूविंग करता जा रहा हूं, मूविंग करता जा रहा हूं, मूविंग करता जा रहा हूं। क्या है, आपकी मूविंग होनी चाहिए लेकिन लिमिटेड होनी चाहिए। मतलब आप खड़े भी ना रहें, थोड़ी थोड़ी मूविंग होनी चाहिए। यदि आसपास इधर और उधर लोग बैठे हैं तो थोड़ा उस तरफ जाना जरूरी है, लेकिन सामने ही लोग बैठे हैं तो आप एक जगह रुक सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मूव कीजिए, ज़्यादा मूव मत कीजिए। मतलब इधर लोग बैठे नहीं और आप उधर मूव करके वहाँ चले गए, जहाँ पे सुनना है वहाँ पे आप है ही नहीं। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। मूविंग उतनी जितने की ज़रूरत है, इवेंट में ज़रूरत है। मूविंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कुछ लिमिटेड होनी चाहिए। आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी मूविंग होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज की भी। सो फाइनली 1 मिनट इसको रख देते हैं। इसके अलावा इवेंट्स के अंदर बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। यानी कि आप बोल रहे हैं, जो कंटेंट आपसे अंदर से निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके हाथ, आपकी पैर, आपके बॉडी लैंग्वेज, पूरी बॉडी मूवमेंट करनी चाहिए। यदि आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करती, मतलब कि आप खड़े हैं, आप बोलते जा रहे हैं, आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं करी, तो मजा नहीं आएगा, यानी इंटरेस्ट नहीं बनेगा लोगों को। बॉडी लैंग्वेज इवेंट स्पीकिंग के अंदर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर बहुत मैटर करती है। और बॉडी लैंग्वेज लगभग सही नहीं होती लोगों की।
पॉलिटिशियन लीडर्स स्पीच करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जहाँ पे भी मुझे बोलने के लिए स्टैंड मिलता है, मैं स्टैंड का कभी भी सहारा नहीं लेता। मेरा रूल है कि ज़िंदगी में सहारा तो कभी किसी चीज़ का लेना ही नहीं है। आज सहारा लेंगे, सहारा लेना ही नहीं है ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का। तो ये तो मेरी लाइफ का रूल है। आप अपनी लाइफ के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, लेकिन स्टेज पे आपको कोई स्टैंड मिलता है स्पीकिंग के लिए, उसका सहारा मत लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, आप अपना अकॉर्डिंग आपको सुटेबल लगे, आप बेस्ट स्पीकर बनना चाहते हैं, बेस्ट स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसका सहारा नहीं लेना है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जितनी पावरफुल होगी, जितनी इम्पैक्टिव होगी, आप उतने ही अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, आप उतनी ही अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो आपको स्टैंड की आवश्यकता नहीं है, स्टैंड का प्रयोग ना करें। लेकिन यदि आप बॉडी लैंग्वेज के विदाउटली आपको इवेंट करना, स्टैंड पे करना, तो स्टैंड जो लगा होता है स्पीकिंग के लिए, आप वहां पे स्पीक करेंगे तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज मैटर नहीं करती। वहां पे आपको ऐसे पकड़ के आपको ओनली बोलना होता है, वहां पे बॉडी लैंग्वेज मैटर नहीं करती। तो बॉडी लैंग्वेज एक अच्छे स्पीकर की स्किल के लिए बहुत जरूरी है और बहुत मैटर करती है। इसके अलावा यदि आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है, आपको एक पब्लिक स्पीकर बनना है, सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं, खुद को सबसे पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है बिना देखे स्पीच कीजिए, बिना देखे। अब विदाउट देखे जब आप स्पीच करेंगे तो लोग देखेंगे कि अब आप एक तो भले आप पढ़ के जाइए, आप साथ में जो आपकी स्पीच है, जो आपने राइट की, वो लिख के ले जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में लिख के ले जा सकते हैं, या पूरी की पूरी स्पीच जो आपको करनी है वो भी आप लिख करके ले जा सकते हैं, आप लिख के ले जा सकते हैं। लेकिन वहां पे जो बोलना है उस टाइम पे बिना देखे बोलिए, मतलब कि लोगों को लगना चाहिए, और उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है आपने किसी बुक से कॉपी की है, आपने कहीं से कोई स्पीच तैयार की है और उसकी लैंग्वेज हर्ड है, तो हर्ड लैंग्वेज में लोग नहीं सुनते। लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कीजिए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए। जैसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, मूल रूप से किया गया कार्य। अब मूल रूप से, साधारण रूप से, सिंपल रूप से, सही तरीके से किया गया कार्य, ये सबसे अच्छा वर्ड है। सही तरीके से किया गया कार्य, सिंप्लीफाई है, अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है। मूल रूप से किया गया कार्य, इतना ज्यादा जाने की डिप में जरूरत नहीं है, ये हार्ड वर्ड्स है। शॉर्ट में सिंप्लीफाई कीजिए, सही तरीके से किया गया कार्य, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें मैटर करती है, वर्ड्स भी मैटर करते हैं। स्पीच को इजिली बनाइए, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कीजिए। उसके बाद में आप रीड करके जा सकते हैं, साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर जाने के बाद एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटी यही होती है कि वो विदाउट स्पीच के स्पीच करता है। अब विदाउट स्पीच के आप जो आपके पास लिखी हुई जो आपके पास में लिखी हुई राइट की हुई है, उसके विदाउटली आप स्पीच करेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि यह बिना देखे, बिना पढ़े बोल रहा है, इसने विदाउट पढ़ करके, विदाउट स्टडी के बोल रहा है। लोगों के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जाता है, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि आज जितने भी इवेंट्स ऑलमोस्ट हमारे होते हैं, पहले मैं भी आपकी तरह, जैसे कि पहले फर्स्टली इवेंट्स होते हैं, उसमें स्क्रिप्ट मैटर करती है, उसमें आप स्क्रिप्ट लिखिए। विदाउट स्क्रिप्ट के उनको इवेंट को मत कीजिए, पहले स्टार्टिंग के इवेंट्स, उसके बाद में धीरे धीरे स्क्रिप्ट लिखना बंद करने की कोशिश कीजिए। जैसे स्टार्टिंग टाइम में मैंने किया था, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट था, आज भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट को शॉर्ट टर्म कर दिया धीरे धीरे। हालांकि स्क्रिप्ट बंद, अभी स्क्रिप्ट इतना नहीं लिखते, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जरूरी होता है उतना स्क्रिप्ट लिखना भी चाहिए। कुछ मोस्टली टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, लर्निंग होती है, इंस्पिरेशनल होते हैं, उनको राइट कीजिए। कंप्लीटली बड़ी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आज मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इवेंट कर रहा हूँ, जो वेबिनार कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी तरीके की स्क्रिप्ट की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है? यहाँ पे किसी तरीके से पढ़ने की जरूरत है? सेल्फ का एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ आज के इस वेबिनार में। तो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बिना देखे बोलिए। अब आप बिना देखे नहीं बोल सकते, तो देखिए बिना देखे नहीं बोल सकते तो इससे अच्छा सही होगा देखकर ही बोल दीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बिना देखे आप नहीं बोल पाएंगे, देखकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है, तो अगेनली आप देखकर बोल सकते हैं। लेकिन बड़े इवेंट्स में ऐसा ट्राई मत कीजिए। आप छोटे छोटे इवेंट्स को अटेम्प्ट कीजिए। छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वेडिंग फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे वेडिंग फंक्शंस में भी होस्ट की जरूरत होती है। कौन से गाने पे कौन डांस करेगा, नागिन डांस कौन करेगा, किसको कब इनवाइट करना, होस्टिंग होती है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटे छोटे इवेंट्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिबेट होती है बहुत सारी, आपके आसपास होती होगी, न्यूज चैनल्स की डिबेट्स होती है, तो वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके बाद में इवेंट्स के अंदर
निंदा करने से बचिए, क्योंकि कई बार इंसान बोलते बोलते कई बार ट्रैक चेंज हो जाता है, कई बार टॉपिक के वो ज़्यादा ही हम डीप में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप टॉपिक पे बात करें लेकिन ट्रैक चेंज हो जाता है, यानी कि वहाँ की आसपास के क्षेत्र की अव्यवस्थाओं पर बात करने लग जाते हैं कि यहाँ पे ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, ये यहाँ का क्षेत्र में ये सही नहीं है, ये चीज़ें होनी चाहिए। मैं बात करूँ तो अगर मोस्टली अगर कोई पॉलिटिशियन लीडर बात कर रहा है या कुछ भी एनीथिंग, यानी बात करते करते वहाँ की अर्थव्यवस्था फाइनेंशियली लोग सही नहीं है, लोगों को ये मिल नहीं रहा है, लोगों को एजुकेशन सही नहीं मिल रही है, यानी कि वहाँ की कमियों के ऊपर निंदा, उन कमियों की निंदा करने के लिए लग जाते हैं। कमियों की निंदा करना सही है, लेकिन निंदा करने से इवेंट टाइम में स्पीकिंग के अंदर बचना है। किस तरीके से? क्योंकि देखिए, आप निंदा करके रातों रात किसी भी चीज को बदल नहीं सकते। रातों रात निंदा करके चीजों को बदला नहीं जा सकता। पॉलिटिशियन पार्टी यही करती है। मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, सभी पॉलिटिशियन पार्टीज, यानी पॉलिटिशियन पार्टी, ये पॉलिटिशियन पार्टी कहती है कि उस पॉलिटिशियन पार्टी में ये कमियां हैं जिस रीजन से वो ये काम नहीं करवा रही है, जो ये आप लोगों के आसपास समस्या आ रही है वो उसके ऊपर ये काम नहीं करी। ये पॉलिटिशियन पार्टी ये कहती है कि इनके अंदर इतनी इतनी कमियां हैं जिसके रीजन से इनको इस लेवल पे होना ही नहीं चाहिए। हमें हमारी पार्टी बनाइए, हम इन समस्याओं के ऊपर बात करेंगे, आपकी समस्या आपसे सुनेंगे। जब भी कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी, सारी पॉलिटिशियन पार्टी एक दूसरे की निंदा कर रही है, लोगों के सामने निंदा कर रही है, उनकी समस्याओं की निंदा कर रही है, कमियों के बारे में बता रही है, जबकि कोई भी कमियों को सोल्व करने के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आप किसी भी तरीके की इस टाइप की स्पीच दे रहे तो निंदा करने से बचना है। कमी को सोल्व करने के उपाय के ऊपर बात कीजिए। जो कमियां आपको नजर आए उसको सोल्व किस तरीके से किया जा सकता है, सॉल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है, उसके ऊपर काम कीजिए। निंदा करने से बचना है। कई बार इवेंट के अंदर ट्रैक चेंज हो जाता है, बहुत बार होता है ऐसा, तो ट्रैक चेंज करने से बचना है। और कई बार आप कुछ भूल जाते हैं इवेंट के टाइम पे कि आप जिस टॉपिक पे बात करें कुछ भी अगर रह जाता आपके माइंड में आ रहा है और आप भूल जाते हैं, तो उस टाइम पे ब्रेक लेने के लिए आप बीच बीच में जोक्स का प्रयोग कर सकते हैं। होमर, जिस प्रकार मैंने बताया, होमर्स का प्रयोग कर सकते हैं, जोक्स का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हंसाया जा सकते हैं। कुछ क्वाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, बीच में आपको ब्रेक मिल जाएगा और लोग टूटेंगे नहीं। आप जो बता रहे हो, जो स्पीच है उससे कनेक्ट रहेंगे, उससे बंधे रहेंगे। इसलिए कोई जोक, कोई क्वाइट हो गया, कोई भी, उसका प्रयोग कर सकते हैं जिससे लोग आपके स्पीच से टोटली कनेक्टेड रहेंगे, आपके सेमिनार से, आपके इवेंट से कनेक्टेड रहेंगे। और अंत भला तो स्पीकर भला, यानी एंड के अंदर आपको, जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि इवेंट का जो एंडिंग प्रोसेस है वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। आप जब इवेंट का एंड करते हैं तो लोगों के अंदर एक जोश पैदा हो जाना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि वाकई हम कहीं पे आए हैं, कुछ हमने सीखा। बाहर निकलते ही लगे कि वो बातें आपने जो बताई वो माइंड में चलती रहे, लोगों के माइंड में रहे। कहीं कोई पॉलिटिशियन पार्टी का स्पीच सुनता है, किसी भी चीज को सुनता है, तो एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाए। इस तरीके का एंडिंग होना चाहिए। एंड, लोग एंड को याद रखते हैं, फर्स्टली जो आपने बताया, एंड में बताया, वो चीज जरूर याद रखेंगे। बीच का हो सकता है माइंड से गायब हो जाए, किसी को नींद आ जाए, कोई सो जाए। इवेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें कुछ लोगों के साथ होती है, तो इसलिए इवेंट का एंडिंग लोग याद रखेंगे। जैसे इवेंट का एंड का टाइम आता है, लोग तुरंत उठ जाते हैं, जो सो रहे हैं वो भी उठ जाते हैं। तो इवेंट का एंड का टाइम और स्टार्टिंग का टाइम, ये दोनों चीजें इंपैक्ट करती हैं। जिसके अंदर मैंने आपको बताया, एंड में कोई क्वाइट हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कोई पॉजिटिव मैसेज हो सकता है जो उनको, उनके पलों को यादगार बनाए, उनको अच्छा फील करवाए, उनके अंदर जोश भर दे। ऐसी चीजें होनी चाहिए इवेंट के एंड में और स्टार्टिंग में। सो ये हमारा स्टेज स्पीकिंग वेबिनार था। आई होप कि आपको वेबिनार बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ आपने सीखा है आज के वेबिनार से। इफ़ यू लाइक दिस वेबिनार, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो इवेंट और स्टेज स्पीकिंग, इनके अंदर आपका पैशंस, आपकी प्रिपरेशन और आपकी प्रैक्टिस, पैशन, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, 3P, पैशन, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, ये तीनों चीज़ें आपको एक अच्छा ट्रेनर, आपको एक अच्छा स्पीकर बना सकती है। चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहें, आप मोटिवेशनल स्पीकर, आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, एनीथिंग। तो मोस्टली आपने आज के इस वेबिनार से क्या सीखा, आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ, वो हमें
आप वीडियो के माध्यम से फीडबैक देना चाहते हैं वेबिनार्स को लेकर, वीडियो के माध्यम से आप फीडबैक दे सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट का वीडियो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट करके हमें सेंड कर सकते हैं। कमेंट में नीचे टाइप करके बताना चाहते हैं, कमेंट में टाइप कर सकते हैं। लाइव चैट जिस तरीके से हम कंटिन्यूसली आपका देखते ही रहते हैं। इसके अलावा आपका और भी कोई सवाल, आपका कोई क्वेश्चन है स्टेज स्पीकिंग को लेकर के, तो हमारा कंप्लीट स्टेज स्पीकिंग एक कोर्स है जिसके माध्यम से कंप्लीटली स्टेज स्पीकिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पे इंप्लीमेंट प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, हैंड टू हैंड सॉल्व किया, हैंड टू हैंड लाइव के माध्यम से ही प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो वो उसके बारे में, इवेंट के बारे में जो टोटली डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। किस तरीके का हमारा जो स्टेज स्पीकिंग का जो कोर्स है, एक तरीके का इवेंट कोर्स ही कह सकते हैं। इवेंट यानी इवेंट टाइप का कोर्स है, जहां पे हम इवेंटली एक तरीके का इवेंट ही करते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग कनेक्ट होते हैं, लाइव हम आपको सिखाते हैं स्टेज स्पीकिंग के बारे में। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा कंटिन्यूसली हम 7 वेबिनार हमने बताए थे, आज तीसरा वेबिनार था। अगला वेबिनार 4th वेबिनार नेक्स्ट संडे को होगा। आज जितने भी लोगों ने आज के इस इवेंट को अटेंड किया, सबसे पहले बहुत बहुत आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने इवेंट अटेंड किया क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सीखी है स्टेज स्पीकिंग की। जो लोग मिस कर गए उन लोगों को इन्फॉर्म कीजिए नेक्स्ट इवेंट के बारे में। नेक्स्ट इवेंट बहुत पावरफुल होने वाला है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। नेक्स्ट संडे को आ रहा हूं मैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के बारे में बात करने के लिए। सबसे पावरफुल इवेंट होगा यूथ्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए, पूरे देश के लिए। हमने 7 वेबिनार समर्पित किए थे लॉकडाउन के समय में, सबको सिखा रहे हैं घर बैठे। अगर आप एक भी इवेंट को मिस करते हैं तो आप जिंदगी में कई लोगों से पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि कई लोग जो इवेंट को अटेंड करेंगे वो अपनी जिंदगी में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। जो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इवेंट्स को शेयर कीजिए, लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, कॉल करके इन्फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट इवेंट आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे होगा। हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यूसली अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए, अपने फीडबैक्स देते रहिए। हम कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वेबिनार्स को अटेंड करते रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।